हेलो स्टूडेंट्स, उदय सिंह प्रधान, जूलॉजी। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, पहले वो हम लोग डिस्कस कर लें। तो एक हम लोग शॉर्टकट आइडियाज डेवलप करेंगे कि भाई डिजीज का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने तरह के डिजीज हैं, और उनका एक इंट्रोडक्टरी कि हम कॉन्टैजियस डिजीज किसको कहेंगे, नॉन कॉन्टैजियस किसको कहेंगे। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशंस पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ बैक्टीरियल डिजीजेज जो आपके सिलेबस में है, वायरल डिजीजेज, फंगल डिजीजेज, हेलमिंथल डिजीजेज, प्रोटोजोअल डिजीजेज, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम सब आ जाएंगे इम्यूनोलॉजी पे, इम्यून सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग को पढ़ना है भाई एंटीजेंस क्या हैं, एंटीबॉडीज क्या हैं, एक शॉर्टकट आइडियाज डेवलप करना है पर सिलेबस जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस करेंगे। और एंटीजेंस क्या हैं, एंटीबॉडीज क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, हम सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम किसको कहेंगे, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम किसको कहेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का जो मोड ऑफ एक्शन है वो, ठीक ना। तो इन सारी चीज़ों को हम इम्यून सिस्टम में, इम्यूनोलॉजी में हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक रफ आइडिया ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में जानेंगे, आखिर ग्राफ्ट रिजेक्शन क्यों होता है और किस तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में किस तरह के रिजेक्शन लेवल्स होते हैं, ये सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो और क्या क्या मैटर हम लोग का इसमें होगा, तो वैक्सीनेशन पे भी हम लोग आएंगे इस चैप्टर में। तो इस तरह से इम्यूनोलॉजी में हम एंटायर इम्यून सिस्टम के साथ साथ ग्राफ्ट रिजेक्शन को भी डिस्कस करेंगे, वैक्सीनेशन को डिस्कस करेंगे, एलर्जी को डिस्कस करेंगे, ऑटो इम्यून डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम सब फिर एड्स और कैंसर जैसे जो डिजीज हैं उनको डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ड्रग्स एब्यूज पे, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को जानेंगे, साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स जानेंगे। फिर हम सब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एब्यूज, इथाइल अल्कोहल के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको जानेंगे हम लोग। टोबैको एब्यूज का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो जानेंगे। और साथ ही साथ फाइनली लास्ट में हम सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को डिस्कस करेंगे। तो ये सब हमारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। और यहाँ पे आपको एक ध्यान जरूर रखना है कि आप बिल्कुल बैलेंस स्टडी करेंगे, जैसा आपका चैप्टर डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप मैटर को स्टडी करेंगे। बिल्कुल बैलेंस स्टडी पे ध्यान देना है। बच्चों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको बायोलॉजी में ही अकेले 38 चैप्टर्स स्टडी करने हैं। तो जो आपका स्टडी हो, जो कंटेंट हो, वो आपका काफ़ी बैलेंस्ड हो और कॉन्सेप्ट बढ़िया बिल्ड हो। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए, आप जो पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सिर्फ आपका नॉलेज ही नहीं चेक करता, वो आपकी इंटेलिजेंसी भी चेक करता है। और ये भी चेक होता है कि आप कितना ज़्यादा शॉर्ट पीरियड में कितना जल्दी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा सा +2 सिलेबस है आपके लिए। बायोलॉजी में भी 38 चैप्टर्स हैं, साथ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप बैलेंस स्टडी करें। और इसके पर्पज से चलो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ओके, तो पहला स्लाइड आपके सामने है स्क्रीन पे, आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इंट्रोडक्टरी आपको देखिए ये लिखा हुआ है, तो ये सब सिंपल मैटर है। हेल्थ का डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप नोटिस कर रहे हैं कि हेल्थ एक कंडीशन है, स्टेट है, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग हो। मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल 3 एस्पेक्ट से आपके जो कंडीशंस हैं वो वेल हैं, बेटर हैं, तो आप इस कंडीशन को हेल्थ कहेंगे। डिजीज का फिर आप देखिए इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। डिजीज 2 वर्ड से बना है। कौन कौन से 2 वर्ड से बना है डिजीज, तो आप नोटिस कर रहे हैं ये डिस एंड एज, ठीक ना। आप डिजीज का जो आप मीनिंग निकालेंगे तो देख रहे हैं डिस्टर्बेंस ऑफ इजीनेस, इस कंडीशन को हम कहते हैं डिजीज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक ना। डिजीज का डेफिनेशन देखिए, डिस्टर्बेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू इन्फेक्शंस, डिफेक्टिव डाइट, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट etc। ठीक है, ये डिजीज का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे
कि आखिर डिजीज क्यों होता है, एक इंडिविजुअल डिजीज क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, जैसे आप देख रहे हैं, अर्ली ग्रीक्स एंड आयुर्वेदा, ठीक ना, कंसिडर डिजीज टू रिजल्ट फ्रॉम इम्बैलेंस इन देयर ह्यूमर्स और बाइल्स। A person with black bile would have a hot personality and would often suffer from fever। ये आप नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। जो अर्ली ग्रीक्स और आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट था, इसमें माना जाता था कि एवरी इंडिविजुअल में एक वाइट बाइल या गुड ह्यूमर होता है और साथ ही साथ एक ब्लैक बाइल या बैड ह्यूमर होता है। तो ईच इंडिविजुअल दो तरह के ह्यूमर्स कंटेन करते हैं। कौन कौन? तो एक गुड ह्यूमर और एक बैड ह्यूमर। गुड ह्यूमर को हम लोगों ने व्हाइट बाइल, और जो बैड ह्यूमर है, ह्यूमर का सेंस आप क्या लगाएंगे? ह्यूमर मीन्स होता है बॉडी फ्लूइड। तो ईच इंडिविजुअल के पास दो तरह के बॉडी फ्लूइड्स हैं, दो तरह के ह्यूमर हैं, बैड ह्यूमर एंड गुड ह्यूमर, रेस्पेक्टिवली ब्लैक बाइल एंड व्हाइट बाइल। तो जब ये दोनों ह्यूमर में इम्बैलेंस होता है, और जब ऐसा कंडीशन आएगा इम्बैलेंस होने पे कि ब्लैक बाइल ओवर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ओवर व्हाइट बाइल, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को फीवर होगा, वो अंडर डिजीज आ जाएंगे। और यदि गुड ह्यूमर या व्हाइट बाइल की डोमिनेंसी है बॉडी में, वो ब्लैक बाइल पे, बैड ह्यूमर पे डोमिनेंट है, तो ऐसे जो पीपल होंगे वो डिजीज फ्री होंगे, उनको कोई बीमारी नहीं होगी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट था अर्ली ग्रीक जो कॉन्सेप्ट है वो, और आयुर्वेदा में ऐसे कॉन्सेप्ट्स रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ से आप रीड करिए, द हाइपोथेसिस ऑफ गुड ह्यूमर, बैड ह्यूमर और इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमर हैज बीन डिसअप्रूव्ड। ये ध्यान रखना है आपको कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस। गुड ह्यूमर, बैड ह्यूमर और इम्बैलेंस ऑफ टू डिफरेंट ह्यूमर्स, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। देखो, एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूं अनुपम कुमार का, व्हाट इज बाइल सर। देखिए, बाइल जैसे आप जो अकॉर्डिंग टू लाइफ साइंस जो आप बाइल पढ़ते हैं, तो वो एक लिवर का प्रोडक्ट है। आप यहाँ पे बाइल का सेंस लगाएंगे कि बाइल मीन्स, चूंकि हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आप स्लाइड पे आएंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक्स कॉन्सेप्ट एंड आयुर्वेदा, बाइल मतलब एक बॉडी फ्लूइड, एक ह्यूमर, ठीक है। बाइल मीन्स जो आप जानते हैं लाइफ साइंस में प्रोडक्ट ऑफ लिवर, वो नहीं, ठीक ना। बाइल का कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि बाइल मीन्स बॉडी फ्लूइड, बाइल मीन्स ह्यूमर लिक्विड जो एवरी इंडिविजुअल के बॉडी में पाया जाता है। और ये दो तरह का होता है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीक कॉन्सेप्ट एंड आयुर्वेदा, कि ये दो तरह का होता है। अच्छा फ्लूइड बॉडी में, गुड ह्यूमर, जिसे हम लोगों ने व्हाइट बाइल नाम दिया, और एक बैड ह्यूमर जो कि दूसरे तरह का बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, और इसे हम लोगों ने नाम दे दिया ब्लैक बाइल। मतलब ये अर्ली कॉन्सेप्ट रहा है, ठीक ना, मेडिकल साइंस का, कि एवरी इंडिविजुअल में दो तरह के ह्यूमर्स होते हैं, ठीक ना, दो तरह का बॉडी फ्लूइड होता है, और हम लोगों ने उसका नाम रख दिया। किस चीज का फ्लूइड, ये सब नहीं देखना है आपको, ठीक ना। एवरी, जैसे आप जानते हो भाई, हम लोगों में अभी एक बॉडी फ्लूइड है, इसका नाम रखा है ब्लड, हम लोगों ने नाम रखा है लिम्फ। तो ये बिफोर क्राइस्ट का मैटर है। हम लोगों के बॉडी में ऐसा माना जाता था, अर्ली ग्रीक कॉन्सेप्ट है कि पहले, ठीक ना, पहले का कॉन्सेप्ट है। अब की बात, मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अर्ली कॉन्सेप्ट था कि एवरी इंडिविजुअल में जो बॉडी फ्लूइड होता है वो दो तरह का होता है, अच्छा फ्लूइड और बुरा फ्लूइड।
अच्छे फ्लूइड को हम लोगों ने व्हाइट बाइल नाम दिया, गुड ह्यूमर कहा, और जो बुरा फ्लूइड है जो हमारे इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोगों ने ब्लैक बाइल, बैड ह्यूमर कह दिया। ठीक है, और देखा फिर कहा कि भाई कोई आदमी हेल्दी कब होगा, बीमार कब होगा, तो कहा गया ये कॉन्सेप्ट था कि यदि एक इंडिविजुअल का गुड ह्यूमर डोमिनेंट होगा, ज्यादा बनेगा उसके शरीर में, बैड ह्यूमर के रिलेटिवली ज्यादा गुड ह्यूमर बनेगा, तो वो आदमी स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, गुड ह्यूमर मतलब व्हाइट बाइल, ये नाम रखा गया था, ठीक ना, और बैड ह्यूमर मतलब ब्लैक बाइल। अब जिस इंडिविजुअल में ब्लैक बाइल, बैड ह्यूमर ज्यादा बनेगा वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा हम लोगों का अर्ली कॉन्सेप्ट रहा है। ठीक है, और मैंने यहां जस्ट लिखा कि इस तरह का कोई थ्योरी जो है, ठीक ना, गुड ह्यूमर, बैड ह्यूमर या इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमर, कि भाई गुड ह्यूमर आप में ज्यादा होगा तो आप स्वस्थ होंगे, बैड ह्यूमर आप में बनेगा तो आप बीमार हो जाएंगे, वो ज्यादा बनेगा तो आप बीमार हो जाएंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं प्रूफ हुआ है मेडिकल साइंस में। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप एटलीस्ट कम से कम ब्लैक बाइल जैसा वर्ड आपके एनसीईआरटी में मिलेगा तो आप उसको समझ सकें क्या चीज है, वो किससे रिलेटेड है। इन सब चीजों के लिए मैंने ब्लैक बाइल वर्ड जो आपकी एनसीईआरटी में, उसको एक्सपोज करने, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये सारा मैटर आपके सामने रखा। ओके, समझ रहे हैं आप सब? गुड इवनिंग बच्चों, बहुत दिनों से मैं भी वेट कर रहा था कि मैं आपके बीच आऊं और क्लासेस मेरे एज नॉर्मल हों। ठीक है, देखो निखिल राज का एक क्वेश्चन है कि सर गुड ह्यूमर अगर ज्यादा हो और तब भी इलनेस हो जाए तब क्या कहेंगे? बच्चों ये आप ध्यान रखो, मैंने ये सारा जो मैटर बताया ये मैं लाइन लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि गुड ह्यूमर, बैड ह्यूमर एंड इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमर हैज बीन डिसअप्रूव्ड। मतलब गुड ह्यूमर की वजह से आप स्वस्थ होंगे, बैड ह्यूमर की वजह से आप बीमार हो जाएंगे, ऐसा मेडिकल साइंस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछने का कोई औचित्य नहीं है कि गुड ह्यूमर बाय द वे ज्यादा हो जाए तो हमको क्या होगा, गुड ह्यूमर मान लीजिए ज्यादा हो जाए और उसके बावजूद भी हम बीमार हो जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहां पे मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है कि भाई ब्लैक बाइल क्या होता है, व्हाइट बाइल क्या होता है, ह्यूमर्स क्या होते हैं, गुड ह्यूमर्स क्या होते हैं, बैड ह्यूमर्स क्या होते हैं। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। देखिए कुछ कुछ हिस्टोरिकल पे आते हैं हम लोग, ठीक ना। जैसा कि आप हिस्टोरिकल देख रहे हैं कि यहां पे हिपोक्रेट्स का नाम ध्यान रखिए, इसमें समझाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं हम लोग। विलियम हार्वी को आइए देखिए, ठीक ना, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन लिखा हुआ है, तो ये आपको ऐसे याद रखने हैं बस। ठीक है, अब जरा मैं आपको डिजीज का क्लासिफिकेशन कर दूं, यहां से आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। डिजीज का क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप नोटिस कर रहे हैं मैंने लिख रखा है डिजीज जो है ये दो तरह का है। आप देख रहे हैं डिजीज को हम लोगों ने दो तरह का, ठीक ना, क्लासिफाई कर रखा है। कुछ डिजीज को हम लोगों ने कॉन्जेनाइटल कहा, कॉन्जेनाइटल डिजीज होती हैं, तो कुछ डिजीज होती हैं एक्वायर्ड। अब कॉन्जेनाइटल डिजीज किसको कहते हैं आप जानते हैं? वैसी डिजीजेज जो एक इंडिविजुअल में बाय बर्थ मतलब जन्म से प्रेजेंट हैं। एक इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर डिजीज से जन्म से अफेक्टेड है तो आप ऐसे डिजीज को कॉन्जेनाइटल डिजीज कहेंगे। ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीज के कारण आप सोचें भाई ऐसे कैसे हो सकता है, जन्म हुआ नहीं और बीमारी हो गई। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज के कारण हो सकते हैं जिन म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल एबरेशंस, जैसे आप चैप्टर पढ़िएगा जिन म्यूटेशन से होने वाली डिजीजेस इन जेनेटिक्स। मैं कुछ नाम आपके सामने रख दूं, जैसे थैलेसीमिया, जैसे सिकल सेल एनीमिया, ये कुछ पॉपुलर ह्यूमन पॉपुलेशन के डिजीज हैं जो जिन म्यूटेशन से होते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज,
तो आप तो जानते हैं भाई, जीन म्यूटेशन तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही दिखने लगेगा, जीन म्यूटेशन का इफेक्ट। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होगी तो वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही दिखने लगेगा। और जब इंडिविजुअल जन्म लेगा तो, और यदि उसमें जीन म्यूटेशन हो, ठीक ना, एक किसी इंडिविजुअल में जीन म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, तो वो तो डिजीज जो है वो बर्थ के पहले ही उस एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही उसके अपीयर हो जाएगा। और जब उस इंडिविजुअल का जन्म होगा तो डिजीज के सिम्टम्स जन्म से ही दिखेंगे। यानी बीमारी जो है, डिजीज जो है, वो एक इंडिविजुअल में जन्म से दिख रही है, सिम्टम उसका दिख रहा है, तो हम इसे कॉन्जेनाइटल डिजीज कहेंगे। और कुछ डिजीज जो है हम सब आफ्टर बर्थ, ठीक ना, ध्रुव यादव ने जैसा एल्केप्टेन्यूरिया लिखा है, ठीक ना, एल्केप्टेन्यूरिया जो है ये भी एक कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है। आप जेनेटिक्स में भी उसको डिस्कस करेंगे। ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बाय बर्थ पेशेंट होते हैं एल्केप्टेन्यूरिया के, चाहे फिनाइल कीटोन्यूरिया हो, ठीक ना, और इन पे आप डिजीज पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे अब चलिए, कुछ डिजीज हैं जो एक्वायर्ड होती हैं, मतलब बर्थ के बाद हम सब डिजीज को एक्वायर करते हैं, वो जन्म से नहीं होते। तो डिजीज को पहले दो कैटेगरी में बांट लीजिए आप, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड दो तरह के डिजीज हो गए। अब एक्वायर्ड डिजीज जो हैं, थोड़ा सा स्लाइड पे आपको ध्यान देना है। डिजीज को दो कैटेगरी में बांट लिया आपने, सम डिजीज आर कॉन्जेनाइटल एंड सम डिजीज आर एक्वायर्ड। ओके, अब याद रखिए, जो एक्वायर्ड डिजीज हैं, एक्वायर्ड डिजीजेस, तो एक्वायर्ड डिजीजेस को आप फिर दो कैटेगरी में बांटिए। एक्वायर्ड डिजीजेस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन? इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शियस को हम कम्युनिकेबल भी कहते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। और जो नॉन इन्फेक्शियस है उसे हम नॉन कम्युनिकेबल कहेंगे, वो दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मुझे कैंसर है और किसी भी तरीके से मैं आप में अपने डिजीज को, कैंसर नाम के डिजीज को आप में ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये एक नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। लेकिन यदि मुझे फ्लू है और मैं आपको भी फ्लू ट्रांसमिट कर सकता हूं, मेरे बॉडी में फ्लू का कॉजल एजेंट है, तो वो आपके बॉडी में भी शिफ्ट कर सकता है, तो ऐसे डिजीज को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे। ओके, तो एक्वायर्ड डिजीज को आप दो कैटेगरी में बांट लीजिए, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। अब चलिए, इन्फेक्शियस डिजीज को मैंने फिर रिपीट कर दिया मैंने कि वही जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं, ठीक ना, भाई एक आस्था स्वराज का मैं क्वेश्चन देख रहा हूं कि सर एक्वायर्ड डिजीज भी तो जीन म्यूटेशन के कारण हो सकता है ना। देखिए, एक्वायर्ड डिजीज कहने का सेंस है कि हमारा बर्थ हो जाए, बर्थ तक डिजीज का कॉजल एजेंट हमारे बॉडी में नहीं था। अब डिजीज का कॉजल एजेंट चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, बर्थ के बाद कॉजल एजेंट की एंट्री होगी हमारे बॉडी में, चाहे वो बॉडी में खुद से उसका अराइवल हो या फिर हम बाहर से उसे गेन करें। लेकिन याद रखिए, जब डिजीज का कॉज हमारे बर्थ के बाद अपीयर हो तो हम उसे एक्वायर्ड कहते हैं। और जो जीन म्यूटेशन से डिजीज होती हैं वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही आ जाता है। क्योंकि आप ये याद रखिए कि जीन म्यूटेशन, जैसे मान लीजिए मुझे सिकल सेल एनीमिया है, तो ये तभी होगा, मुझे सिकल सेल एनीमिया एक जीन म्यूटेशन से होने वाली डिजीज है, तो मुझे सिकल सेल एनीमिया नाम का डिजीज तभी होगा जब मैं अपने पेरेंट से इस म्यूटेंट जीन को, एबनॉर्मल जीन को गेन करूंगा। और कब गेन करूंगा? जब मैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में होऊंगा। तो जीन म्यूटेशन से होने वाली जितनी भी डिजीज हैं उसमें जो कारण है वो डिफेक्टिव जीन है, म्यूटेंट जीन है, डिजीज कॉजिंग एलिल है, तो वो तो मेरे इम्यूनिक लाइफ में ही पेरेंट से आ जाएगा ना, वो मेरे बर्थ के बाद क्यों आएगा? समझ रहे हैं ना? इसलिए जीन म्यूटेशन से जो डिजीज होती हैं, ठीक ना, वो सब कॉन्जेनाइटल होती हैं। जीन म्यूटेशन से एक्वायर्ड डिजीज नहीं होती, ठीक है। ओके,
देखिए, जैसे आस्था स्वराज का है कहना कि यदि मान लीजिए कोई हार्मफुल रेज जो है, ठीक है, वो हमारे जीन को म्यूटेंट कर दे, ठीक है, उसके बाद जो है तो मान लीजिए रेज जो बहुत सारे नेचर में म्यूटाजेंस हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस हैं, ठीक ना, केमिकल म्यूटाजेंस हैं, ठीक है, और वो तो याद रखिए कि आपको मैं बता दूं कि जो म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो 10⁶ होता है, ठीक ना। मतलब जब 10⁶ का मतलब क्या हो गया, 1 मिलियन, 10 लाख। आप ये याद रखिए कि जब एक सेल का 10 लाख जनरेशन, 1 मिलियन जनरेशन पास करेगा, तब पॉसिबिलिटी है कि उसमें एक बार म्यूटेशन होगा। हो भी सकता है, नहीं भी। तो याद रखिए 1/10⁶ ये एक फ्रीक्वेंसी है म्यूटेशन की, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि भाई किसी रेज से हमारा कोई नॉर्मल एलील म्यूटेंट हो गया, तो एक तो याद रखिए कि म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी काफी स्लो है, और यदि हमारा कोई एलील म्यूटेंट होता है तो हम अफेक्टेड होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। मेरा नेक्स्ट जनरेशन अफेक्टेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो हम लोग को टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ना है, ठीक ना। मुस्कान कुमारी का क्वेश्चन है, सर आफ्टर बर्थ क्या सिकल सेल एनीमिया किसी इंडिविजुअल को नहीं हो सकता? देखो, जैसे ये याद रखो कि सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड यदि नॉर्मल एलील है मेरे पास और यदि उसमें म्यूटेशन हो जाए तो मुझे होने की पॉसिबिलिटी जितनी होगी उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी मेरे नेक्स्ट जनरेशन को होगी। ओके, अब चलिए आते हैं हम लोग आगे, चूंकि आपके क्वेश्चंस पे हम लोग 1 बाय 1 फिर और डिस्कस करेंगे, टॉपिक को आगे बढ़ने दीजिए, ठीक ना। तो एक्वायर्ड डिजीज को मैंने कहा कि एक्वायर्ड डिजीज दो तरह की हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। अब याद रखिए, इन्फेक्शियस मतलब कम्युनिकेबल, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है। नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं इन्फेक्शियस को बता दूं, इन्फेक्शियस जो डिजीज हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीजेज दो तरह की हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेज दो तरह की कौन कौन? तो एक कैटेगरी हो गया उनका कॉन्टाजियस और दूसरा कैटेगरी हो गया नॉन कॉन्टाजियस। इन्फेक्शियस डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीजेज दो तरह के हैं, कॉन्टाजियस एंड नॉन कॉन्टाजियस। यहां पे याद रखिए, वैसी इन्फेक्शियस डिजीजेज जिसका कॉजल एजेंट इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए तो हम ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज को कॉन्टाजियस कहेंगे, ठीक ना। और जब एक इन्फेक्शियस डिजीज का कॉजल एजेंट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट किसी एजेंसी के द्वारा हो, सर्टेन एजेंसीज के द्वारा हो, ठीक ना, जैसे आर्थ्रोपोड वेक्टर के हेल्प से हो, कॉन्टामिनेटेड फूड से हो, वाटर से हो, तो ऐसे जो इन्फेक्शियस डिजीज होंगे उनको हम नॉन कंटाजियस कहेंगे। तो सीधे तौर पे याद रखिए, इन्फेक्शियस डिजीज हम कॉन्टाजियस कब कहेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज को कॉन्टाजियस कब? जब डिजीज का कॉजल एजेंट का डायरेक्ट ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन में हो। और नॉन कॉन्टाजियस कब कहेंगे? जब इन्फेक्टेड पर्सन से किसी एजेंसी, किसी वेक्टर के हेल्प से जब कॉजल एजेंट ट्रांसमिट होगा एक हेल्दी पर्सन में, तो ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज को हम नॉन कंटाजियस कहेंगे। जैसे कंटाजियस देखिए, जैसे कंजक्टिवाइटिस आपने पढ़ा होगा, ठीक ना। रुपेश कुमार पूछ रहे हैं कि कंटाजियस वंस अगेन। मैंने कहा कि आप सीधे तौर पे याद रखिए, वैसी इन्फेक्शियस डिजीजेज जिनमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है पर्सन टू पर्सन, कोई उसमें वेक्टर या एजेंसी पार्टिसिपेट नहीं करती ट्रांसमिशन में, तो उसे हम कंटाजियस कहेंगे। और वैसी इन्फेक्शियस डिजीजेज जिसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन किसी एजेंसी के हेल्प से होता हो, उसे हम नॉन कंटाजियस कहेंगे। जैसे आप याद रखिए, मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिजीज है। यदि आपको मलेरिया हुआ है तो आपके बॉडी से मेरे बॉडी में प्लाज्मोडियम आ सकता है, ये एक मलेरिया इन्फेक्शियस डिजीज है। लेकिन बिना मॉस्किटो बाइट के आपके बॉडी से मेरे बॉडी में नहीं आ सकता।
तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है और नॉन कॉन्टेजियस है। ये किसी वेक्टर या किसी एजेंसी के हेल्प से ट्रांसमिट होगा पर्सन टू पर्सन। लेकिन कॉन्टेजियस में सोचिए, जैसे कंजक्टिवाइटिस आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जैसे जिसको आप आंख आना कहते हैं। हम इंडिया में जो है ना, जब बीमारी होती है, आंख में प्रॉब्लम, आईज में प्रॉब्लम होगा, आंख के जाने की बारी आएगी तो हम लोग उसको कहेंगे आंख आ गया, ठीक है। तो कंजक्टिवाइटिस जो है एक कॉन्टेजियस डिजीज है। आप नोटिस करिएगा कि आपने बचपन से देखा होगा कि जिसकी आईज रेड हो गई हैं, स्वेलिंग आ गया है, तो आप उससे दूर दूर रहते हैं, आप उनको कहते हैं कि भाई आप मेरे नज़दीक नहीं आओ, आप ग्लासेस वगैरह यूज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टेजियस है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जो पैथोजेन है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, वो इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट आप में आ सकता है, विदाउट हेल्प ऑफ एनी एजेंसी, विदाउट हेल्प ऑफ एनी वेक्टर। तो ऐसे हम कॉन्टेजियस डिजीज कहेंगे। जैसे फ्लू नाम सुना होगा आपने, इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। वो आप याद रखिए, उसका ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है। कोई आदमी छींक रहा है, नेजल डिस्चार्ज निकला, ओरल बोला, उसने जोर से चिल्लाया, तो नेजल और ओरल डिस्चार्ज के साथ साथ ना इन्फ्लुएंजा वायरसेस आते हैं एयर में। आप अगल बगल खड़े हैं तो ये कॉजल एजेंट जो है फ्लू का, वो आपके बॉडी में भी आ सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसमिशन हुआ, इसमें कोई एक मीडिएटर नहीं है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में लाने के लिए। तो इसे हम लोगों ने कॉन्टाजियस डिजीज कहा है। क्या आप डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब समझ गए? राहुल कुमार पूछ रहे हैं कि क्या एड्स मॉस्किटो से ट्रांसफर हो सकता है? बच्चा, मैं एड्स टॉपिक पे आऊंगा इसी चैप्टर में, ठीक है। शिवम कुमार पूछ रहे हैं कि कोरोना कॉन्टेजियस है। आप ये बताइए, कोरोना है क्या? मैं आपको, भाई शिवम कुमार पूछ रहे हैं कि कोरोना कॉन्टेजियस है। और कोमल लता का भाई है कि भाई देखो, जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि एयर जो है, एयर को आप एक वेक्टर कैसे मानेंगे, ठीक ना। हेलो, चलिए आप ये याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं टाइप करना। मैं आपको, चलो कोरोना और कोविड पे आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, मैं थोड़ा सा आपको सिंपली बता दूं। अब याद देखिए, कोरोना वायरस, आप जिससे परेशान हो रहे हैं ना, वो कोरोना वायरस का एक मेंबर है। कोरोना वायरस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोरोना वायरस जो है, उसके कोरोना वायरस एक ग्रुप है। आप याद है, कोरोना वायरस एक वायरस नहीं है, कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस, ठीक ना। और इसके मेंबर्स जो हैं, उसका नाम है सार्स कोव। सार्स कोव शॉर्ट नेम है। सार्स का पूरा नाम होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। कोव मतलब COV, कोव, कोरोना वायरस। ये वायरस जो है हम लोग के पॉपुलेशन में 2002 में ही आया है, और हम सब अभी जिसको लेकर के बहुत ज्यादा पैनिक हो गए हैं, तो ये जो है ना, ये है SARS-CoV-2, सार्स कोरोना वायरस टाइप 2, ठीक ना। सार्स का मैंने फुल फॉर्म बताया। तो मैं आपको बता दूं, जो ये वायरस है ये कॉन्टाजियस है। अभी जो हम डिजीज पढ़ रहे हैं कोविड-19, ये भी कॉन्टाजियस है, ठीक ना। डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, तभी तो हम सब इतने परेशान हैं। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये दो तरह की हैं, कॉन्टाजियस एंड नॉन कॉन्टाजियस, ठीक है। अब चलिए, अब नॉन कॉन्टाजियस, कॉन्टाजियस, ये इन्फेक्शियस डिजीज को कर लिया हम लोगों ने। अब जो नॉन इन्फेक्शियस हैं, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो सकती एनी हाउ, तो ये नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज हैं, इनको मैंने यहां पे लिख रखा है, आप देख रहे हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कितने तरह के हैं? तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं डिफिशियंसी डिजीजेज, डिजेनरेटिव डिजीजेज, एलर्जी, एडिक्टिव, कैंसर एंड मेंटल। आप याद रखिए, ये सारी जो मैंने लास्ट में नाम लिखी है, डिफिशियंसी डिजीजेज, डिजेनरेटिव डिजीजेज, एलर्जी, एडिक्टिव, कैंसर, मेंटल, ये जितनी सारी भी हैं,
ये सब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो सकती। जैसे डिफिशियंसी डिजीज का आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे, आप जानते होंगे बहुत सारी डिजीज हैं जो विटामिन डिफिशियंसी से होती हैं, ठीक ना। तो विटामिन डिफिशियंसी से होने वाली जितनी डिजीजेज हैं वो सब नॉन इन्फेक्शियस हैं। आपको होगा तो एनी हाउ मुझ में ट्रांसमिट होकर के नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको बेरी बेरी एक विटामिन डिफिशियंसी डिजीज हो गई आपको, तो ये आप ही को होगा और मेरे में ये डिजीज किसी भी तरीके से ट्रांसमिट होकर के नहीं आएगा। डिजेनरेटिव डिजीजेस क्या है ये? तो डिजेनरेटिव डिजीजेस ऐसी डिजीजेस हैं जो ऑर्गन्स के माल फंक्शनिंग की वजह से होती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा रीनल फेल्योर, जैसे आपने हार्ट फेल्योर, बहुत सारी आपने 11th में डिजीज पढ़ी हैं। तो ये सब जो है ना डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। एलर्जी आप इसी चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। बस आप ये याद रखिए अभी फिलहाल कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाए तो हम उसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जी को आपको डिटेल पढ़ना ही है, सो जस्ट वेट, इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। एडिक्टिव डिजीजेस, जैसे मान लीजिए आप नाम सुनाओ नशा, एडिक्शन, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आप कि जैसे किसी को हेरोइन का एडिक्शन है, किसी को टोबैको का एडिक्शन है, तो उसको समय पर नहीं मिलता तो बहुत सारे विथड्रॉवल सिम्टम्स उसमें अपीयर होने लगते हैं। वो घबराहट, बेचैनी, उसमें ठीक ना, कॉन्स्टिपेशन, ठीक ना, इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं उसको हम एडिक्टिव डिजीजेस कहते हैं। एडिक्टिव डिजीजेस आप ध्यान रखना है आपको, एडिक्टिव डिजीजेस जो किसी एडिक्शन कॉजिंग मटेरियल्स की वजह से, एडिक्शन कॉजिंग ठीक ना, जो भी हैं प्रोडक्ट्स, उनके वजह से जो डिजीज होती हैं उनको हम एडिक्टिव डिजीज कहते हैं, ठीक ना। ड्रग्स वगैरह के, ठीक ना, जो एब्यूज करते हैं, टोबैको का जो एब्यूज करते हैं, तो उनसे होने वाली जो डिजीज होंगी उसको एडिक्टिव कहते हैं। कैंसर पढ़ना ही है आपको, ठीक ना। फिर मेंटल डिजीजेस, मेंटल डिजीज जो होती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत सारी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स का दो कैटेगरी होता है, स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये हमारे मूड और बिहेवियर पे भी इफेक्ट रखती हैं। जो स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होती हैं वो हमारे एनर्जेटिक फीलिंग के लिए, ठीक ना, मूड इन्हेंसर हैं वो, हम उसमें थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं, थोड़ा मूड हमारा ऑन रहता है, थोड़ा सा हम एक्साइटेड रहते हैं, इस तरह की फीलिंग रहती है, ठीक ना। और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होती हैं उससे हम थोड़ा वरीड फील करते हैं, थोड़ा डिप्रेशन जैसा फील करते हैं। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी में, स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब इम्बैलेंस होती हैं तो इस इम्बैलेंस का रिजल्ट होता है मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिजीजेस, जिसको मैं आपको आगे इसी चैप्टर में इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। जैसे साक्षी सिन्हा का है भाई कि डिजेनरेटिव एंड एलर्जी जो है उसको आप रिप्रेजेंट करिए। फिर से एक बार बताइए, डिजेनरेटिव डिजीज का मतलब है कि वैसे डिजीज जो हमारे ऑर्गन्स के माल फंक्शनिंग के वजह से अपीयर होते हों, ऐसे डिजीज को हम डिजेनरेटिव डिजीज कहेंगे। जैसे मान लीजिए किडनी के माल फंक्शनिंग के वजह से रीनल फेल्योर का एक केस आता है। आपका जो हार्ट का फिजियोलॉजी है, यदि मान लीजिए उसमें माल फंक्शनिंग होता, हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो कार्डियक फेल्योर और कार्डियक अरेस्ट जैसे जो डिजीज पढ़ा है आपने, ठीक ना, तो ये सब जो हैं वो डिजेनरेटिव डिजीज के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और मतलब डिजेनरेटिव डिजीज मतलब डिजीजेस ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। एलर्जी मैं इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक ना। फिलहाल आप याद रखिए, एलर्जी जो है आपके इम्यून सिस्टम का डिजीज है। आपका इम्यून सिस्टम जब प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो उसी का इफेक्ट है, उसी का रिजल्ट होता है एलर्जी, ठीक ना। तो हम इसको आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेंटल मैंने बता दिया आपको, मेंटल डिजीज, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अनदर स्लाइड।
अब चलिए देखिए, मैं आपको फिर से अनदर स्लाइड पे मैं ले आया हूं आपको। चलिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिजीजेस। इस चैप्टर में मैं बार बार नाम लूंगा कि भाई डिजीज, ये डिजीज ना एक्यूट फॉर्म में है या ये डिजीज क्रोनिक है। तो डिजीज के दो रूप होते हैं, देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए डिजीज। कौन कौन भाई? तो एक मैंने लिख रखा है एक्यूट फॉर्म और दूसरा लिख रखा है मैंने क्रोनिक फॉर्म। जरा आप चलिए डिजीज के ये जो दो फॉर्म हैं, एक्यूट फॉर्म एंड क्रोनिक फॉर्म, चलिए इसको हम लोग जरा समझते हैं कि क्या है ये, ठीक ना। कब कहेंगे कि ये डिजीज एक्यूट फॉर्म में है, किस कंडीशन में कहेंगे कि डिजीज जो है वो क्रोनिक फॉर्म में है। जैसे ध्रुव यादव पूछ रहे हैं भाई नॉन कॉन्टैजियस का एग्जाम्पल सर। आप यदि मेरे इस क्लास को सिंसियरली नोटिस कर रहे होंगे तो मैंने ऑलरेडी इसका एग्जाम्पल एक बताया था नॉन कॉन्टैजियस का, जो नॉन कॉन्टैजियस हो और इन्फेक्शियस डिजीज में आता हो। जैसे मैंने आपको कहा था मलेरिया नॉन कॉन्टैजियस है जिसका कॉजल एजेंट है प्लाज्मोडियम। नॉन कॉन्टैजियस का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिटेड किसी वेक्टर के या किसी एजेंसी के हेल्प से हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, सुना भी होगा कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम उसका कॉजल एजेंट है और वहाँ पे फीमेल एनोफिलीज एक वेक्टर है। तो नॉन कॉन्टैजियस में जो कॉजल एजेंट है, पैथोजेन है, वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है किसी वेक्टर के द्वारा, और यहाँ पे जो वेक्टर है वो एनोफिलीज है। ओके। और बच्चे ने भी पूछा कि सर इज मायोपिया इज डिजेनरेटिव, पीयूष कुमार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो भी मायोपिया का आपने कारण पढ़ा था, 11th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, पढ़ा है जी पीयूष कुमार। आप का मैं यहाँ पे टाइपिंग देख रहा हूँ, मायोपिया पढ़ा है आपने, ठीक ना, और 11th में जरूर पक्का पढ़ा होगा आपने मायोपिया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा इस पे आप डिस्कस करिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिजीज पे, एक्यूट फॉर्म एंड क्रोनिक फॉर्म। ये डिजीज के दो फॉर्म हैं, ठीक है। तो चलिए आप याद रखिए, जब आप याद रखिए दो कैरेक्टर ध्यान रखिए। एक डिजीज में याद रखिए लेवल ऑफ इलनेस एंड ड्यूरेशन, ठीक है। एक डिजीज में दो फीचर कहा मैंने, आपने ध्यान रखिए आप, लेवल ऑफ इलनेस और ड्यूरेशन। हो सकता है कि लेवल ऑफ इलनेस ज़्यादा हो, आप ज़्यादा परेशान हो, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फील कर रहा हो या बहुत कम कर रहा हो। ड्यूरेशन भी रिलेटिवली कम ज़्यादा हो सकता है। तो याद रखिए जब डिजीज में लेवल ऑफ इलनेस ज़्यादा हो लेकिन उसका शॉर्ट ड्यूरेशन हो तो हम डिजीज के इस फॉर्म को एक्यूट फॉर्म कहते हैं। और जस्ट रिवर्स कर दीजिए, लेवल ऑफ इलनेस रिलेटिवली कम हो लेकिन वो लॉन्ग ड्यूरेशन की डिजीज हो तो उसे हम क्रोनिक फॉर्म ऑफ डिजीज कहते हैं। तो मैंने दो डिजीज का यहां सामने आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन है। डिजीज के दो फॉर्म है, एक्यूट फॉर्म एंड क्रोनिक फॉर्म, ठीक है। अब कुछ डिजीज हैं जो एक्यूट फॉर्म में अपीयर होती हैं और यदि हम इग्नोर करते हो डिजीज को तो वो क्रोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे एक डिजीज है जिसे आप इन्फ्लुएंजा कहते हैं, फ्लू कहते हैं, ये एक्यूट फॉर्म में अपीयर होता है और यदि आप इग्नोर करते, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं ले रहे हैं, थोड़ा आप उसके मेडिसिन वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, यदि ये इन्फ्लुएंजा अनट्रीटेड रहता है, आप इग्नोर कर रहे हैं इस डिजीज को, तो धीरे धीरे ये क्रोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो एक डिजीज एक्यूट फॉर्म में अपीयर होकर के क्रोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ डिजीज जो होती हैं वो क्रोनिक फॉर्म में अपीयर होंगी, क्रोनिक ही रह जाती हैं। कुछ डिजीज एक्यूट फॉर्म में अपीयर होते हैं और एक्यूट ही रह जाते हैं। कुछ डिजीज एक्यूट फॉर्म में अपीयर होती हैं और क्रोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो याद रखिए इस तरह से डिजीज के 3 कंडीशन हो सकते हैं, ठीक ना। कुछ डिजीज एक्यूट फॉर्म में अपीयर हुई और एक्यूट फॉर्म ही रह जाती हैं, कुछ क्रोनिक फॉर्म में अपीयर हुई और क्रोनिक ही रह जाती हैं,
कुछ डिजीज एक्यूट फॉर्म में अपीयर होती हैं और क्रोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। कोई भी डिजीज ऐसी नहीं होती जो क्रोनिक फॉर्म में अपीयर हो और एक्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। भाई शिवानी कुमारी का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ इलनेस। मैं आपको जरा सा यहां पे एक थोड़ा सा टच दे दूं कि जैसे आपको कभी, ठीक ना, शिवानी कुमारी का है ये क्वेश्चन, आप सुन रही होंगी मेरी आवाज, तो आप ध्यान दीजिए। आपको कभी सर्दी जुकाम हुआ होगा, कॉमन कोल्ड, आप नोटिस करें कितना परेशान हो जाते हैं आप। नाक से पानी गिर रहा है, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास है, टीचर पढ़ा रहे हैं और आप लिखने जा रहे हैं तो आपके नाक का पानी कॉपी पे गिर जा रहा है और आपकी जो कॉपी पे इंक जो है वो पूरा वाइड हो जा रही है इस तरह से, ठीक है। हेडेक है आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट, बिल्कुल आपको भूख नहीं लग रहा, आप टेस्ट फिल नहीं कर पा रहे हैं बेहतर, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, सर दर्द है, नाक से पानी आ रहा है, फीवर है, कितना परेशान है आप। ओके शिवानी कुमारी, आप समझ रहे हैं, ठीक ना। तो बहुत ज्यादा परेशान, लेकिन कितना दिन तक। कॉमन कोल्ड जो है, सर्दी जुकाम जिसको कहते हैं आप, ठीक ना, आप 1 वीक तक ज्यादा से ज्यादा परेशान रहते हैं। यदि आप कॉमन कोल्ड में एंटीबायोटिक्स खाते हैं, मेडिसिन एंटीबायोटिक्स, तो वो 1 वीक में ठीक हो जाएगा। और यदि आप एंटीबायोटिक्स नहीं खाते हैं तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं है। कॉमन कोल्ड जो है एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरस पे एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप यदि एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं भी लेते हैं तब भी वो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स खाते हैं तब भी वो 7 दिन में ही ठीक होगा, समझ रहे ना। तो कितना दिन का डिजीज है ये डिजीज जो है आपके लिए 7 दिन का, 7 डेज का है। लेकिन अब चलिए मैं इससे कंपेयर करता हूं, HIV इन्फेक्शन से, एड्स से मैं कंपेयर करता हूं। आप याद रखिए जो HIV इन्फेक्शन है, एड्स जो है, ठीक ना, ये एक क्रोनिक डिजीज है। इसमें जो लेवल ऑफ इलनेस है वो कम है, लेकिन ड्यूरेशन जो है वो काफी ज्यादा है। जैसे मैंने कहा कि भाई एड्स जो है वो एक क्रोनिक फॉर्म ऑफ डिजीज है। आप याद देखिए HIV जब आपके बॉडी में आएगा तो पहले तो 6 महीने लग जाएंगे सिम्टम आने में। इन्फेक्शन के 6 महीने बाद एड्स के सिम्टम आते हैं और ये 10 साल लंबा भी हो सकता है। 6 मंथ से लेकर के 10 साल हो सकते हैं, गैप पीरियड, इंटरवल पीरियड एड्स में सिम्टम्स आने में, सर है ना। और आदमी जो है उसको इतना ज्यादा एकदम से कि भाई बहुत सर दर्द कर रहा है, सर फटा जा रहा है, ऐसा इस तरह का उसको प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, यदि वो अपने आप को थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर करके, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, थोड़ा सा वेट कम होने लगता है, ठीक ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे, घेर मतलब एक मतलब डिफेंडेड, मतलब अपने आप को एक प्रोटेक्टेड जोन में रखे, तो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा वो। हालांकि वो एक इनक्यूरेबल डिजीज है, लेकिन वो इतना ज्यादा परेशानी होगी कि भाई सर फटा जा रहा है, फीवर है, खाने का मन नहीं कर रहा, इतना बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन मैंने कहा वो उसका ड्यूरेशन काफी लंबा होता है, ठीक है, बहुत दिनों तक बीमारी, वो 7 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। भावना का क्वेश्चन है सर एलर्जी क्रोनिक फॉर्म में आएगा? क्योंकि भावना मैंने ऑलरेडी कहा कि एलर्जी में इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आप पेशेंस रखिए और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनुपम कुमार, भाई अभी तो मैंने चैप्टर पढ़ाना शुरू ही किया है, अभी तक मैंने एक भी डिजीज नहीं पढ़ाया है और आप जैसे पूछे भाई एम्फाइसेमा क्रोनिक है या एक्यूट, ये कुछ जल्दीबाजी नहीं है। तो जस्ट वेट, आगे पढ़ने दीजिए, आगे मैटर को देखिए। अब चलिए मैं आपको जरा सा इस चैप्टर में जो कुछ टर्म्स आएंगे, इन टर्म्स को मैं जरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आस्था स्वराज का क्वेश्चन भी है। देखो बच्चों, क्वेश्चंस आप आने दो, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक ना। बहुत सारी डिजीज 1 बाय 1 आप पढ़ेंगे, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज, बहुत सारी वायरल डिजीजेस
अभी तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। कल को मान लीजिए मैं आपको जब पढ़ाऊं कि इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा एक्यूट डिजीज है, एक्यूट फॉर्म ऑफ डिजीज है, तो मैंने इसीलिए बताया है एक्यूट वर्ड अभी बताया है और क्रोनिक वर्ड, कि मैं जब आगे 1 by 1 डिजीज पढ़ाऊं और मैं ऐसे टर्म्स यूज करूं तो आप समझ सकें, इसके लिए बताया। आप जस्ट वेट करिए, बहुत सारी डिजीज आपके सामने आएंगी, 1 by 1 आएंगी और आप डिटेल उसको पढ़ते चले जाएंगे। ओके, रुपेश कुमार का क्वेश्चन, भाई कौन सा डिजीज है एक्यूट से क्रोनिक फॉर्म में आ जाता है? भाई मैं जस्ट बताया था और अभी आप वेट भी कीजिए। मैंने अभी जस्ट बताया था कि इन्फ्लुएंजा एक्यूट फॉर्म में अपियर होता है और यदि वो आप इग्नोर करते हैं उसको तो वो ब्रोंकाइटिस जो उसका क्रोनिक फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो जस्ट वेट, सम टर्म्स पे आते हैं हम लोग, ठीक ना। टॉपिक को आगे बढ़ने दीजिए। सम टर्म्स देखिए, एक टर्म लिखा मैंने पैथोजेनिसिटी। आप डेफिनेशन देखिए और पढ़िए और आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, पैथोजेनिसिटी एक टर्म है। आप देखिए क्या लिखा मैंने, द एबिलिटी ऑफ पैथोजेंस पैरासाइट्स टू कॉज डिजीज। ठीक है, आप पैथोजेनिसिटी, पैथोजेंस जो है मैंने लिखा पैथोजेंस, ठीक ना, पैथोजेंस। तो आप इसका आप याद रखिए, एक वर्ड है पैथो मीन्स होता है डिजीज और जेन वर्ड है मीन्स टू प्रोड्यूस। पैथोजेन का मतलब क्या हो गया भाई, तो डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, पैथोजेंस, ठीक ना। तो याद रखिए ये जो पैथोजेनिसिटी है ये पैथोजेंस की डिजीज प्रोड्यूसिंग एबिलिटी को पैथोजेनिसिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब पैथोजेंस का वो पोटेंशियल, वो क्षमता जिसके बल पे वो आप में डिजीज कॉज करता है, डिजीज प्रोड्यूस करता है, उसे हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। आप ये जरा ध्यान रखिए, ठीक है, कि भाई सोचिए कि एक वायरस जो कि एक सेल भी नहीं रखता, जैसे आप आजकल बड़ी पैनिक हो गए भाई कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कहां आप सोचिए, आप एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली कितने एडवांस ऑर्गेनिज्म हैं और कहां ये सार्स कोरोना वायरस टाइप 2 जो कोविड-19 डिजीज कॉज कर रहा है। आप सोचिए एक वायरस जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक ना, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जिसके पास एक सेल भी नहीं है ढंग का, सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं है, वो सबसे एडवांस मोस्ट स्पीसीज को इतना हार्म कर दे रहा है कि बेचारा वो रोड तक पे निकल नहीं रहा, दिन रात साबुन से बाथटब में घुसा हुआ है। सोचिए कि कितना पोटेंशियल है इस वायरस में, ठीक ना, कि आपके जैसे जिसको हम लोग इतना चीख चीख के चिल्लाते हैं कि सबसे डेवलप्ड स्पीसीज है होमोसेपियंस, ठीक है, आज इतना परेशान है, घर में कैद होकर के रह गया है। तो याद रखिए पैथोजेनिसिटी क्या है भाई, तो ये एबिलिटी है पैथोजेंस की, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स की, जिस पोटेंशियल के बल पे वो हम आप सब में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक ना। उसी तरह से अनदर वर्ड पे आइए, वायरुलेंस क्या है, वायरुलेंस, जैसे आप कहते हैं कि ये वायरुलेंट स्ट्रेन है, ये नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है, ऐसे ऐसे वर्ड्स आप यूज करते हैं, ठीक है। तो जरा वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट, इस सब पे आते हैं हम लोग, ठीक है। वायरुलेंस, पहले वायरुलेंस को समझते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए मैंने क्या यहां पे लिख रखा है भाई, वायरुलेंस में क्या लिख रखा है, तो जरा इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज डिग्री लेवल ऑफ पैथोजेनिसिटी, ए स्ट्रेन ऑफ पैथोजेंस मे बी वायरुलेंट। वायरुलेंट कब कहेंगे, जब उसकी विथ हाई लेवल ऑफ पैथोजेनिसिटी, ठीक ना। एक पैथोजेन को हम वायरुलेंट कब कहेंगे, जब उसका डिजीज प्रोड्यूसिंग एबिलिटी, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी हाई लेवल पे हो, तो ऐसे स्ट्रेन को हम वायरुलेंट कहते हैं। अब कहोगे भाई हमको तो स्ट्रेन का मीनिंग ही नहीं समझ में आता, व्हाट इज स्ट्रेन, ठीक ना। तो याद रखिए जैसे एनिमल के सेंस में एक टर्म यूज करते हैं हम सब ब्रीड्स, प्लांट के केस में हम जैसे टर्म यूज करते हैं वेराइटीज,
ठीक है, जैसे आप याद कीजिए कि भाई जर्सी एक नस्ल है, ब्रीड है काऊ की। एनिमल का एग्जाम्पल हो गया काऊ, जर्सी, साहिवाल, ये सब इस एनिमल के ब्रीड्स हैं। जैसे भाई चलिए मान लीजिए प्लांट्स, तो कोई भी एक प्लांट स्पीसीज आप सोच लें तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। उसी तरह से माइक्रोब्स, तो जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक ना, तो इनके लिए हम उनके टाइप्स को बताने के लिए वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेन, ठीक ना। ओके, तो यहां पे समझ गए आप। याद रखिए ब्रीड्स, वैरायटीज, स्ट्रेन, इन सबका सेम मीनिंग होता है एनिमल, प्लांट और माइक्रोब्स के केसेस में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम वायरुलेंट स्ट्रेन कब कहेंगे? एक स्ट्रेन को आप कह सकते हैं एनिमल के सेंस में, जैसे ब्रीड्स, ठीक है, बहुत दूध देने वाली ब्रीड है, उसी तरह से माइक्रोब्स के केस में कहेंगे कि ये स्ट्रेन वायरुलेंट है। तो वायरुलेंट कब कहलाएगा कोई स्ट्रेन? जब उसकी पैथोजेनेसिटी, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी हाई लेवल पे हो। और किसी स्ट्रेन को नॉन वायरुलेंट कब कहेंगे? तो जब उसकी पैथोजेनेसिटी वेरी माइल्ड या फिर बिल्कुल भी ना हो, ठीक ना। तो जिस स्ट्रेन में डिजीज कॉजिंग एबिलिटी हाई लेवल पे हो वो वायरुलेंट स्ट्रेन है, और जिसमें माइल्ड लेवल का पैथोजेनेसिटी है या बिल्कुल भी पैथोजेनेसिटी नहीं है उसको हम नॉन वायरुलेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा पॉक्स वायरस, ठीक है। तो भाई ये पॉक्स वायरस जो हैं इतनी सारी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। मैं आपको समझने के लिए ये सब चीजें बता रहा हूं, ठीक है। मैंने नाम लिख रखा है। देखिए ये जो पॉक्स वायरस है, काऊ पॉक्स नाम का डिजीज कॉज कर सकता है, चिकन पॉक्स नाम का डिजीज कॉज कर सकता है, स्मॉल पॉक्स नाम का डिजीज कॉज कर सकता है। अब चलिए देखिए ह्यूमन को ले लीजिए। मान लीजिए कि जो होस्ट है वो ह्यूमन है, ठीक ना, होस्ट हम लोग हैं, ठीक है। तो जो काऊ पॉक्स वायरस है वो ह्यूमंस में नॉन वायरुलेंट है। मतलब क्या हुआ कि इस वायरस का, या कह लीजिए कि ये जो वायरल स्ट्रेन है, जिस वायरल स्ट्रेन से काऊ पॉक्स नाम की बीमारी होती है, वो हम लोगों में नॉन वायरुलेंट है। मतलब उसमें पैथोजेनिसिटी इस लेवल का नहीं है कि हम सबों को वो बीमार कर सके। चिकन पॉक्स जो है और स्मॉल पॉक्स वायरस जो है, इस दोनों डिजीज के जो स्ट्रेन हैं वो वायरुलेंट हैं। वायरुलेंट है मतलब हमें वो हार्म कर सकते हैं, हमारी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब कर सकते हैं, और हम लोगों में वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे। मैं इन सबको फाइनली मैं कोमलता, मैं इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है। तो इरेज कर दूंगा मैं इनको। भाई एक अनुपम कुमार पूछ रहे हैं कि वायरस जो है क्या वो एटमॉस्फेयर में अलाइव रह सकता है? मैं आपको बता दूं कि वायरस कोई भी हो, यदि वो होस्ट सेल के बाहर है, चाहे वो कहीं भी हो, एयर में हो, कपड़ा पे हो या कहीं भी हो, कोई भी वायरस यदि होस्ट सेल के बाहर है तो वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, और कुछ घंटों या दिनों में वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और यदि वो होस्ट सेल के अंदर है तो वो लिविंग है, उसमें लाइफ के साइंस हैं, और एक ही साइन होता है वायरस में लाइफ का कि वो अपना नंबर बढ़ा सकता है। इसीलिए सारे वायरसेस को हम ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं।
ऑल वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, क्योंकि वो जिंदा रह सकते हैं सिर्फ होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के बाहर वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हैं। ओके, कोमल लता ने कहा कि सर ये नहीं मिटाइए, ये बोल रहे हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा ये सब तो पीडीएफ जाएगा, मेन मैटर जो है आपका, ठीक ना। अच्छा ध्रुव, ठीक है बाबू, ध्रुव आपका सजेशन मैं आगे ध्यान रखूंगा, ठीक ना। आज मेरा पहला क्लास है, आप लोग के साथ मेरा धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे आप थोड़ा और ज़्यादा फैमिलियर होते जाएंगे। और चूँकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है आप लोग के सामने, तो जैसा जैसा आप इंस्ट्रक्ट करते जाएंगे और जैसा समय दोनों में म्यूचुअलिज्म रहेगा, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और कॉन्सेप्ट बेहतर ध्यान रखेंगे। अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किया है आपने चैप्टर में, अभी तो मैंने एक भी डिजीज पढ़ाया नहीं है। तो जरा वेट कीजिए और थोड़ा आने दीजिए और डिजीज को, थोड़ा टॉपिक बढ़ने तो दीजिए। बहुत चैप्टर में आपको मजा आएगा जब आप जानेंगे कि आप में एंटीबॉडीज बनते हैं, एंटीबॉडीज क्या है, कैसे काम करता है। अब तक तो हम सब यही जानते हैं कि एंटीबॉडी जो है ना एक तलवार है, हथियार है हमारा, जो जा करके बरस पड़ता है पैथोजेंस पे और उसको एकदम तहस नहस कर देता है। तो बहुत सारी चीजें आप जानेंगे, ठीक ना। भाई प्रियांशु जायसवाल का क्वेश्चन है, हाउ कंजक्टिवाइटिस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक ना। देखो बाबू, मैंने जैसे कहा कि कंजक्टिवाइटिस जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, और एक इंडिविजुअल के जो आई ड्रॉपलेट्स, ठीक ना, एक इन्फेक्टेड पर्सन, मान लो एक आदमी इन्फेक्टेड है, कंजक्टिवाइटिस है उसको, ठीक ना, तो वायरल पार्टिकल्स जो होते हैं उसके टीयर्स वगैरह के साथ एयर में आते हैं और आते ही वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाते, समझ रहे ना। और मान लीजिए कि संजोग से आप भी अगल बगल हैं, ठीक ना, तो टीयर्स के साथ वायरल पार्टिकल्स एयर में डिस्पोज हुए, बाहर आए और इस काफी नजदीक आप खड़े हैं, ठीक ना, तो इस एयर में जो वायरस आ चुका है वो आपके आईज में, आपके हाथों पे लग सकता है, हाथ आप आईज से टच करेंगे तो आपकी आंखों में जा सकता है, सुन है ना। या मान लीजिए वो रुमाल वगैरह से अपनी आंखों को पोंछ रहा है जो इन्फेक्टेड पर्सन है, और मान लीजिए बाय द वे आप भी उसे रुमाल के टच में आ गए, तो इसे हम फोमाइट कहते हैं। जो भी हमारे डेली यूज की जो आर्टिकल्स होती हैं फोमाइट कहते हैं हम लोग। और जो कॉन्टामिनेटेड फोमाइट्स हैं ना, उसके टच में कोई हेल्दी पर्सन आता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, सुन रहे ना। भाई देखिए, मीनू कुमारी का है कंप्लेन कि सर वीडियो का बहुत ब्लर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ गया है। कॉन्टेजियस डिजीज तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, व्हाट आर कॉन्टेजियस डिजीजेस, ठीक है। तो और कॉन्टेजियस डिजीज हो चुका है, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज हो चुका है, ठीक ना। सारे डिफिनीशंस हैं, आप वरीड ना हो, वन बाय वन सब कुछ आपके सामने चला आएगा, ठीक ना। मुझे टॉपिक आगे बढ़ाने दीजिए, टॉपिक को एंजॉय कीजिए, मैटर को समझिए, ठीक ना। हर एक स्टेप पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पहले आप अच्छे से समझ तो लें, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। एक इंक्यूबेशन पीरियड देखिए मैंने क्या इसमें डिफिनेशन लिख रखा है, टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन, आप यहां पे रीड कीजिए, टाइम इंटरवल, किस दो के बीच का टाइम इंटरवल है, तो इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, ठीक ना। आप याद रखेंगे इन्फेक्शन क्या है, तो होस्ट बॉडी में पैथोजेंस के अराइवल को इन्फेक्शन कह दिया हम लोगों ने। जहां इन्फेक्शन लिखा है वहां पे आप रीड कीजिए, अराइवल ऑफ पैथोजेंस इन होस्ट बॉडी। और उसके बाद अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, ऐसा नहीं कि अभी आया, मान लीजिए आपके अंदर कोई पैथोजन आया और आते ही आपकी फिजियोलॉजी को हार्म कर दिया, आपके एनाटॉमी को हार्म कर दिया, आते ही नहीं होता, उसमें कुछ समय लगता है। और जब आप में एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल हार्म्स जब हो जाते हैं, तब डिजीज अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन फॉर्म ऑफ सिम्टम्स। तो इन्फेक्शन और सिम्टम्स के बीच में जो इंटरवल पीरियड रहता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे
कुछ कुछ डिजीज में इंक्यूबेशन पीरियड काफी शॉर्ट होता है, कुछ डिजीज में इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबे दिनों का होता है। जैसे मैंने कहा एड्स जो HIV इन्फेक्शन है, इसमें इंक्यूबेशन पीरियड है कम से कम 6 महीना और ज्यादा से ज्यादा तो 10 साल। इसका मतलब क्या हुआ, HIV एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में जब आएगा तो एड्स के सिम्टम आने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा 10 साल भी लग सकते हैं। ठीक है। और उसी तरह से इसे कॉमन कोल्ड, ये भी एक वायरल डिजीज है, एड्स भी एक वायरल डिजीज है। मैंने एड्स में कहा कि 10 साल का इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। कॉमन कोल्ड भी एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें 12 घंटे से 24 घंटे के बाद ही, इन्फेक्शन के 12 घंटे के बाद ही, 24 घंटे के बाद ही सिम्टम्स आने लगते हैं। तो कुछ में इंक्यूबेशन पीरियड घंटों का होता है, कहीं पे डेज में होता है, कहीं पे तो ईयर्स में होता है। बिल्कुल रुपेश कुमार, मैं आपका सजेशन मानूंगा, ये सही है, मुझे लग रहा है आपका सजेशन कि कोई भी अनयूजुअल। और मैं स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, देखो बच्चों, आप ये जान लो कि क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि आपको उससे फायदा कितना है। हमेशा आदमी को अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचना चाहिए और किसी भी तरह की एक्टिविटीज को आप एनालाइज जरूर करें कि आपके लिए कितना बेटर होगा ये। क्योंकि मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, थोड़ा बहुत हेल्पिंग हम सब हैं, फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं आपके लिए, और सबसे ज्यादा हेल्पिंग आपके पेरेंट्स हैं। तो आपका जो ये अभी टाइम चल रहा है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, और इसमें आपका जो स्ट्रगल है, इसमें आपको 2 ही लोग कोऑपरेट करते हैं, आपके पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स, और साथ ही साथ आपके फैकल्टीज। तो इन्हें आप फेवरेबल कंडीशन दें, कोऑपरेट करें और कोशिश करें कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, आपका टाइम कम से कम किल हो, बेटर कॉन्सेप्ट हो और लाइफ में आप बहुत बेहतर करें। ओके, तो रिक्वेस्ट है कि आप यूजलेस या अनर्गल क्वेश्चंस ना डालें, टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि आप सबों से मैं इमोशनली जुड़ा रहूंगा, मैं काफ़ी इमोशनल आदमी हूं और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स का केयर करता हूं, तो मैं इसलिए कुछ क्वेश्चंस रीड कर दे रहा हूं रुपेश कुमार, कि भाई कोई ये बच्चा ना सोचे कि भाई हमारे को तो नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस को तो देख ही नहीं रहे हैं। तो मेरा पहला क्लास था, इसलिए मैं थोड़ा एक आपसे एक मैटर को ठीक ना, अपने आप से क्लोजनेस के लिए मैंने आपके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने आंसरिंग की है, पढ़ा है, देखा है, लेकिन आप लोग भी कोऑपरेट करिए, ठीक ना। अंजलि भारती का क्वेश्चन, भाई फोमाइट्स क्या होते हैं, आप याद रखिए, फोमाइट्स हम सब जो डेली आर्टिकल्स यूज करते हैं, जैसे रुमाल यूज करते हैं, जैसे हम सब सेविंग करने के लिए ब्लेड्स, रेजर्स यूज करते हैं, तो ये सब हमारे डेली लाइफ में जो आर्टिकल्स, जो सामान हम यूज करते हैं, प्लास्टिक की थैली यूज करते हैं, ठीक ना, रुमाल यूज करते हैं, पेन यूज करते हैं, कॉपी यूज करते हैं, तो जो डेली यूज की वस्तुएं हैं, सामान, जो आर्टिकल्स जो हैं, उन्हें हम फोमाइट्स कहते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब चलिए देखिए, अब सवाल है कि आखिर जो पैथोजेंस हैं ये हमारे बॉडी में आते हैं तो ऐसा क्या कर देते हैं कि हम सब बीमार हो जाते हैं। पैथोजेन आखिर डिजीज कैसे कॉज करते हैं जब हमारे बॉडी में आते हैं। तो मैंने लिख रखा है, अ पैथोजेन डेवलप्स सिम्टम्स ऑफ डिजीज बाय फॉलोइंग 2 वेज। मैंने जवाब दिया है कि पैथोजेन डिजीज कैसे कॉज करते हैं, क्या तरीका है, क्या करते हैं वो कि होस्ट बॉडी बीमार हो जाता है। तो मैंने कहा कि 2 तरीकों से वो हमें बीमार कर सकते हैं। क्या क्या, आप ये रीड कीजिए, बाय टिश्यू डैमेज। कुछ पैथोजेंस हैं जो हमारे बॉडी में आते हैं, हमारे ऑर्गन के टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं, जिससे हमारा जो ऑर्गन का वर्किंग मैकेनिज्म है, जो फिजियोलॉजी है, जो प्रोसेसेस होती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और इसी डिस्टर्बेंस का इफेक्ट है हमारे बॉडी पे कि हम सब बीमार हो जाते हैं। तो कुछ पैथोजेंस टिश्यू को डैमेज करके ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब कर देते हैं,
जैसे मैंने लिखा है पोलियो वायरसेस जो हैं वो हमारे ग्रे मैटर, जो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर है, क्योंकि मैं पोलियो आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, तो पोलियो वायरस जो है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर डैमेज करके हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें बीमार कर देता है। ठीक है, तो कुछ पैथोजेंस हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। पैथोजेंस आते हैं हमारे बॉडी में, वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। जनरली जो टॉक्सिन्स होती हैं वो प्रोटीनाशियस नेचर की होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये हमारी फिजियोलॉजी को, प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करने लगती हैं। तो दो तरीकों से पैथोजेंस डिजीज कॉज करते हैं हम लोगों में। कौन सा? आइदर बाय टिश्यू डैमेज और बाय टॉक्सिन प्रोडक्शन। पैथोजेंस दो तरह के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, भाई एक अबीदा, मैं आपको वायरुलेंस, मैं आपको बस यही बता दूं, अबीदा का क्वेश्चन है कि भाई वायरुलेंस वंस मोर, मैं आपको बता दूं कि पैथोजेनिसिटी आप समझ गए। एक पैथोजेन में डिजीज प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है, क्षमता जो है, जैसे आप जानते हैं कि भाई कोरोना वायरस कोविड-19 नाम का डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, तो इस क्षमता को, वायरस की इस पोटेंशियल को हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। अब हो सकता है कि वो थोड़ा मतलब लो ग्रेड का डिजीज प्रोड्यूस करे, या वो माइल्ड मतलब मीडियम लेवल का, मीडियम ग्रेड का प्रोड्यूस कर सकता है, कॉज कर सकता है डिजीज। ठीक ना? तो ये जो डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी है कि थोड़ा, मीडियम, ज्यादा, इस डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी को हम वायरुलेंस कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज वायरुलेंस? वायरुलेंस इज डिग्री लेवल ऑफ पैथोजेनिसिटी। मतलब एक पैथोजेन, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, वो किस लेवल का डिजीज प्रोड्यूसिंग क्षमता रखता है, इस लेवल को, इस डिग्री को हम वायरुलेंस कहते हैं। ओके, अब जरा समय आता हूं, तो भाई चलिए, फिर मैंने लिखा है कि जो पैथोजेंस हैं ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करके हमारी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर देते हैं, और डिस्टर्ब फिजियोलॉजी की वजह से हम सब बीमार हो जाते हैं। तो पैथोजेंस दो तरह के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन भाई? एक्सोटॉक्सिन्स एंड इंडोटॉक्सिन्स। जरा समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये पैथोजेन है, और इस पैथोजेन ने ये सब टॉक्सिन अपने सेल में सिंथेसाइज किया, और सिंथेसिस के बाद टॉक्सिन को इमीडिएटली रिलीज किया। तो ऐसे टॉक्सिन्स को हम एक्सोटॉक्सिन्स कहते हैं। आप इसका इंट्रोडक्शन देखिए, रिलीज्ड इमीडिएटली आफ्टर सिंथेसिस। वैसे टॉक्सिन्स जो पैथोजेन के सेल्स में बने और उसके तुरंत बाद वो रिलीज हो गए, ऐसे टॉक्सिन्स को हम एक्सोटॉक्सिन्स कहते हैं। जैसे ये एक्सोटॉक्सिन का एग्जाम्पल है, डिप्थेरिन लिखा है मैंने, और इस एक्सोटॉक्सिन को कौन प्रोड्यूस करता है? डिप्थेरिया बैक्टीरिया। ठीक ना? जैसे टिटैनोस्पैज्मिन, ये एक्सोटॉक्सिन का एग्जाम्पल है जिसे टिटेनस बैक्टीरिया रिलीज करता है। ओके, अब जरा इंडोटॉक्सिन का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इंडोटॉक्सिन देखो क्या है भाई, जैसे ये एक पैथोजेन हो गया, और इस पैथोजेन ने एक टॉक्सिन को सिंथेसाइज करके और रिलीज नहीं किया। पैथोजेन ने टॉक्सिन को रिलीज नहीं किया, टॉक्सिन को उसने स्टोर कर लिया। फिर आगे चल करके जो पैथोजेन का सेल है ये डिसइंटीग्रेट हुआ। जैसे ये आप याद रखिए, ठीक ना, ये पैथोजेन है, और पैथोजेन ने टॉक्सिन रिलीज किया, सॉरी टॉक्सिन सिंथेसाइज किया, और टॉक्सिन सिंथेसाइज करके उसने स्टोर कर लिया, अभी रिलीज नहीं किया है। फिर आगे चल करके इसका जो सेल है पूरा, ये एक्चुअली मिट जा रहा है, ठीक ना, जस्ट एक मिनट, ठीक ना। पैथोजेन ने टॉक्सिन सिंथेसाइज किया, और सिंथेसाइज करने के बाद उसको स्टोर कर लिया, रिलीज नहीं किया। और जब ये पैथोजेन का सेल डिसइंटीग्रेट होगा, बीच बीच से टूट जाएगा, ठीक ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइसिस हो गई,
पैथोजन का सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब कह लो पैथोजन बर्स्ट कर गए, तो ये जो टॉक्सिन्स है ना ये बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे टॉक्सिन को हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं, ठीक ना। याद रखेंगे एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं पैथोजन के सेल में सिंथेसाइज हुए, फिर वो स्टोर हो गए और बाहर तब आएंगे जब पैथोजन का सेल डिसइंटीग्रेट होता है, रप्चरिंग होती है, पैथोजन का सेल बर्स्ट करता है जब, तब ये टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन्स किसको कहेंगे कि याद रखेंगे एक्सोटॉक्सिन्स वैसे हैं टॉक्सिन्स जो पैथोजेंस में बने और स्टोर नहीं होते, सिंथेसाइज होने के तुरंत बाद बाहर आते हैं, दीज आर एक्सोटॉक्सिन्स। तो एंडोटॉक्सिन का एग्जांपल कौन है भी, जैसे ये देखिए ये कॉलेरा कॉज करता है, ये बैक्टीरिया है, ये कॉलेरा कॉज करता है, कॉलेरा आप नाम पढ़ा है आपने डिजीज, तो ये बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करके डिजीज कॉज करता है। प्लाज्मोडियम है, इसके टॉक्सिन का नाम भी लिख दिया है मैंने, हीमोजोइन, ठीक ना। तो याद रखिए जब प्लाज्मोडियम का सेल जब डिसइंटीग्रेट होता है, रप्चर्ड होता है, तो इसके अंदर का जो टॉक्सिन है ये बाहर आता है। ओके, तो यहां पे आपका ध्यान हो गया, बेहतर समझ गए आप, ठीक है। दो तरह का टॉक्सिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप काफी इंटरेस्ट फील करेंगे और मैटर को काफी बेहतर समझ पाएंगे आप। बने रहिए मेरे साथ रेगुलरली, ठीक ना। और अपने क्वेश्चंस जो अनयूजुअल क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज को भी अवॉइड करना है, ऐसे क्वेश्चंस को भी अवॉइड करना है। मैं खुद ब खुद एवरी टॉपिक को खुद अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कभी भी क्वेश्चंस टच करें आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेहतर तरीके से आप बना पाए। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं नाउ, ठीक ना। अब हम सम बैक्टीरियल डिजीजेस स्टार्ट करेंगे और उसका सारा पॉइंट मेंशन रहेगा, ठीक है। एंड ध्रुव यादव वेरी, भाई ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए, ठीक ना। ध्रुव यादव ने लिखा है भाई वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन सर, थैंक्स। आपको भी थैंक्स, आप मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, मुझे वॉच कर रहे हैं और मेरे सारे पॉइंट्स को आप समझ रहे हैं और इसमें आपका प्रॉपर सजेशन आ रहा है ध्रुव, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा हर अगला क्लास काफी इंटरेस्टिंग हो और आपके क्वेश्चंस न के बराबर आए, ठीक है। थोड़ा सा आपके कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो यहां से देखिए टाइफाइड से हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी दिन भर क्लास किए होंगे, थक गए होंगे, मुझे भी प्रॉपर टाइम पे क्लास खत्म करना चाहिए। ओके, तो यहां से टाइफाइड से हम सब ठीक ना अगला क्लास अटेंड करेंगे और टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक ना। और आने दीजिए आप वन बाय वन डिजीज, उसके बाद आप इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, काफी इंटरेस्टिंग और आप काफी इंजॉय करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट लेवल पे काफी इंजॉय करेंगे, ठीक है। और हम लोग कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम क्लास का यूज करें, कॉन्सेप्ट पे यूज करें और हाई लेवल पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करें और एनसीईआरटी का एक भी लाइन, एनसीईआरटी का एक भी वर्ड अनएक्सप्लेन्ड ना रह जाए, इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओके, तो फिर से मैं कल क्लास में मिलते हैं हम लोग और आप मुझे कोऑपरेट करिए, मैं वन बाय वन सारा कुछ मैटर एक्सप्लेन करता जाऊं बेहतर तरीके से। ओके, थैंक यू।